बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 अगस्त 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से भी पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों मोदी कैबिनेट ने देश के 234 नए शहरों में 730 प्राइवेट एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी है। इनमें बिहार के 18 शहरों में 57 नए एफएम स्टेशन खोले जाएंगे। जब बिहार के 18 शहरों में 57 नए एफएम रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। इनमें आरा में 3, औरंगाबाद में 3, बेगूसराय में 3, बगहा में 3, बेतिया में 3, भागलपुर में 3, बिहार शरीफ में 3, छपरा में 3, दरभंगा में 3, गया में 3, किशनगंज में 3, मोतिहारी में 3, मुंगेर में 3, पूर्णिया में 4, सहरसा में 3, सासाराम में 3, सीतामढ़ी में 3 और सीवान में 3 शामिल है। यानी कि इन शहरों के रहने वाले लोग रेडियो सुन सकेंगे। ऐसे में अगर आप भी इन शहरों में से कहीं के भी रहने वाले हैं तो अब आपको रेडियो भी सुनाई देगी अपने शहर की। ये बहुत ही अच्छी खबर है बिहार वासियों के लिए। आपको बता दूं कि देश में कुल 730 एफएम रेडियो स्टेशनों में कई सीमावर्ती जिले के शहर हैं। जब बिहार में भी बेतिया, सीतामढ़ी और किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिलों में एफएम खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सीमावर्ती जिला मधुबनी का नाम सूची में नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार के 18 जिलों का नाम है, लेकिन मधुबनी जिले का नाम नहीं है। अटल सरकार में ही तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मधुबनी में एफएम चैनल का शिलान्यास किया था। आपको बता दूं कि नेपाल बॉर्डर पर स्थित मधुबनी जिले में नेपाल से प्रसारित नेपाली और मैथिली भाषा के एफएम लोगों को सुनने को मिल रहा है। जब नेपाल से सटे इस जिले का सामरिक महत्व भी है। जब भारतीय एफएम चैनलों को यहाँ से अनुमति नहीं मिलने के कारण यहाँ के लोग उदास और फिर नाराज हैं। लोगों का कहना है कि मैथिली भाषा की छोड़िए, कम से कम यहाँ एक हिंदी भाषा का एफएम चैनल शुरू हो जाता तो फिर नेपाली एफएम का प्रभाव कम होता। तो ऐसे में अब बिहार के इन शहरों में 18 शहरों में 57 रेडियो शुरू करने की योजना बना रही है, यानी कि 57 रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे। जहाँ ऐसे में ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि अब आपके कानों तक रेडियो गूंजेगी। खास करके अपने शहरों के बारे में रेडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार कल नालंदा के राजगीर में राज्य खेल अकादमी और फिर बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन करने वाले 9 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया है। जहां अगले साल से राजगीर में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होने की उम्मीद है। जब बिहार सहित पूरे भारत के राष्ट्रीय खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी मिलेगा। यहाँ अलग अलग खेल जैसे की एथलेटिक्स, ट्रैक, फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी टर्फ स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस, कुश्ती, भारोत्तोलन, कबड्डी, बैडमिंटन कोर्ट, तीरंदाजी, शूटिंग, टेबल टेनिस, तलवारबाजी आदि खेलों के स्टेडियम का निर्माण किया गया है। राजगीर में बने क्रिकेट स्टेडियम और फिर विभिन्न खेलों के इंडोर और आउटडोर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाए गए हैं। वहीं पर राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक 60% काम पूरा हो चुका है। अनुमान है कि अगले साल 2025 में मार्च तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा, जब पूरे निर्माण में 750 करोड़ रुपए खर्च के अनुमान है। आधुनिक सुविधा से लैस स्टेडियम का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है। अगर जमीन सर्वे में अगर आपका वंशावली नहीं बना है और मौखिक तौर पर बंटवारा हुआ है तो फिर आपका सर्वे कैसे होगा, आपकी जमीन की सर्वे कैसे होगी, हम आपको भी बताएंगे ना। आपको बता दें कि जमीन मालिकों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि सर्वे में उनका नाम कैसे चलेगा। कई लोगों के सवाल है कि मौखिक रूप से भाइयों में बंटवारा हुआ है तो फिर क्या होगा। जमीन पर कब्जा है लेकिन पुख्ता कागजात उनके नाम से नहीं है। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। जहाँ बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और हम लोग भाई भाई में मौखिक तौर पर बंटवारा किए हुए हैं, लेकिन हकीकत में इसका कोई भी कागजात नहीं है। जब कागजात में नाम नहीं है तो कैसे क्या होगा। तो आपको बता दें कि वंशावली नहीं है या फिर मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जब भूमि सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि जमीन सर्वे करने के लिए जो अधिकारी जाएंगे उन्हें भू मालिकों को उनके नाम की जमीन का प्रमाण लिखित रूप से देना होगा। जब उनके नाम से जमीन है या नहीं ये प्रस्तुत करना होगा। ऐसे में जिनके
जिनके पास खानदानी जमीन है और पहले मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है या साथ ही जमीन पर कब्जा है तो फिर उसके लिए भी लिखित बंटवारा देना अनिवार्य है। आपको बता दूं कि अधिकारी ने कहा है कि खतियान में जिनके नाम से जमीन है और उस जमीन को जितने लोगों में बांटा गया है, सभी सदस्य सादे कागज पर सहमति से बंटवारा का पेपर बना ले। जब कागज में जितने लोगों के पास जितनी जमीन है उसका प्लॉट नंबर और फिर चौहद्दी दर्शाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, कागजात सर्वेक्षण अधिकारी को देंगे तो फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। भूमि सर्वेक्षण के अधिकारी ने बताया है कि सर्वे में वंशावली देना अनिवार्य है। अगर आपने वंशावली नहीं बनवाया है तो फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह 100 घोषणा पत्र में आप खतियान के आधार पर वंशावली प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही वंशावली के लिए राजस्व विभाग से प्रपत्र 3-1 का फॉर्म भी वेबसाइट पर डाला है, इसको डाउनलोड करके भरा जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर कई लोगों में यह संशय बना हुआ है कि जिन बेटियों की शादी हो चुकी है क्या अब वह भी दावेदार होगी, वंशावली में उसका भी हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, ये सवाल है। तो इस पर कहा गया है कि बेटियों का खानदानी जमीन में हक होता है, लेकिन आप अगर वंशावली में बेटियों का नाम नहीं दर्शाते हैं तो फिर सर्वेक्षण यानी कि सर्वे अधिकारी उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपकी बहन या फिर फुआ दावा करती है तो फिर उनका भी अधिकार बनेगा और सर्वे अधिकारी को बेटियों का भी नाम वंशावली में अंकित करना पड़ेगा। जब वंशावली में या फिर 100 घोषणा पत्र में बेटियों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। दोस्तों, बरसात के मौसम में डायरिया आम बात हो गई है। हालांकि जब ये बड़ा रूप ले ले तो फिर जानलेवा भी साबित हो सकता है। जब बिहार के मधुबनी में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है, पूरा गांव बीते 20 अगस्त से ही डायरिया की चपेट में है। दरअसल मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड के हरभंगा गांव ककर्री मुशहरी टोला में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बीते 20 अगस्त ही डायरिया से गाँव के 5 दर्जन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जब डायरिया से ग्रसित लोगों में बूढ़े, बच्चे, महिलाएं शामिल है। गाँव में डायरिया के प्रकोप से ग्रामीण डरे सहमे घरों में डूब के रहते हैं। जब गांव में किसी अधिकारी या फिर मीडिया कर्मी आने की खबर पर अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और डायरिया को लेकर के अपनी परेशानी बताते हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव में डायरिया की चपेट में 1-2 लोगों का रोज आना जारी है। गांव में डायरिया के प्रकोप की जानकारी के बाद कई कैंप लगाया गया है। जब स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाँव में एक डॉक्टर और फिर एक ANM को तैनात किया गया है जो लोगों को इलाज कर रहे हैं। डायरिया पर पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं होने ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। स्कूलों में भी बच्चों की उपस्थिति कम हो गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और फिर दिल्ली भी जलेंगे, जहां हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। ममता बनर्जी की इस बयान पर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। जब बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ममता दीदी ने पूरे बंगाल को जलाने का रास्ता निकाल लिया है और कहीं न कहीं जिस तरह से बंगाल के लोगों को धर्म के नाम पर अपमानित करने का काम किया है उसका कहीं न कहीं उसको लेकर के समाज में आक्रोश है। भाजपा की सरकार देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा करेगी। नितिन नवीन ने कहा है कि आज उस आक्रोश से भयभीत होकर के वे पूरे देश में आग लगाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि उनको पता होना चाहिए कि आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी सरकार देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की चिंता कर रही है। बंगाल में रहने वाले कितने हमारे लोग हैं जो वे भी जानते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षा करेगी। जब बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी, मंत्री नितिन नवीन ने ये बातें कही है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो लगातार महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो आवाज़ बुलंद की है उससे ममता बनर्जी बेचैनी में है और फिर इसी बेचैनी की वजह से वे देश में आग लगाने की बात कर रही है। बंगाल की जनता उस ममता बनर्जी को जवाब देगी। दोस्तों, मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी बात कह दी है। जब तेजस्वी यादव पर जमकर के निशाना साधा है, उन्होंने कहा है कि जनता जानती है कि किसने कितने दिन जेल में काटे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आरजेडी के पास सिर्फ 7 से 8 सीट बचेगी। अनंत सिंह ने आगे कहा है कि तेजस्वी यादव के पिता ने घोटाला किया या उनके ऊपर भी घोटाले का आरोप है। बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि किसने कितने दिन जेल में बिताए हैं। जहाँ इस दरमियान ललन सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव बकवास करते हैं, हम उनकी बात नहीं सुनना चाहते। साथ ही अनंत सिंह ने 2025 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की बात कही है। वहीं पर इस क्रम में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की भी जमकर की तारीफ की है। जैसे सीएम नीतीश कुमार के लिए पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा कि वे जब तक जिंदा है कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उनको हटा देने को लेकर के सारी साजिशें बेकार है। जहाँ अब हम जेल से बाहर आ गए हैं और फिर बिहार सीएम नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है।
दोस्तों, यदि आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं तो सबसे पहले पुलिस के पास आप जाते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले ही आपके साथ गलत हरकत करने लगे तो फिर मामला कुछ और ही हो जाता है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार की राजधानी पटना से निकल करके सामने आया है, जहां पर बिहार पुलिस और बीएमपी के जवानों पर बड़ा आरोप लगाया है। जी आपको बता दूं कि पुलिस के 4 जवानों पर एक महिला की इज्जत से खिलवाड़ करने का इल्जाम है, जो उनके खिलाफ राजीव नगर थाने में यानी कि पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। राजीव नगर इलाके में रहने वाली महिला और फिर उसके मुंह बोले सिपाही भाई की तस्वीरों को एडिट करके सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि वायरल तस्वीर की केडीबी लाइव पुष्टि नहीं करता है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, तो फिर पीड़ित महिला मानसिक रूप से बीमार हो गई है। वहीं पर इस मामले में महिला ने बीएमपी के 2 जवानों समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया है। थाने में दिए गए आवेदन में महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी और फिर उनके मुंह बोले भाई के साथ निजी तस्वीरों को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, प्राइवेट वीडियो को वायरल कर दिया है। इसके साथ कुछ पत्र भी अपलोड किए गए हैं। इसकी जानकारी बस जब उसे हुई तो फिर वो डिप्रेशन में चली गई है। दोस्तों, बिहार सरकार बिहार के लोगों को फ्री में चश्मा देने जा रही है, मुफ्त में चश्मा। जी हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे। आपको बता दूं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में आने वाले दिनों में आंखों की बीमारी की जांच या फिर इलाज कराने वाले मरीजों को सरकार की ओर से फ्री में चश्मा दिया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। जब सरकार ने सभी श्रेणी के सरकारी अस्पतालों में चश्मा योजना की शुरुआत करने का निर्णय बीते दिनों लिया था। इस कार्य की जिम्मेदारी राज्य स्वास्थ्य समिति को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर के प्रखंड स्तरीय अस्पताल तक में हर दिन दर्जनों मरीज आंखों की जांच के लिए आते हैं। इनमें से 80 से 90% मरीजों को चश्मे की दरकार होती है, जब कई बार आर्थिक कारणों से यानी कि पैसे नहीं रहने के कारण मरीज चश्मे नहीं बना पाते हैं। जब सरकार ने माना है कि ऐसा उचित नहीं है, जब बिहार के लोगों को सहज और फिर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना सरकार की नीति में शामिल है। जब समस्या का आकलन करने के बाद सभी श्रेणी के अस्पतालों को फ्री में चश्मा योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। जब राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसकी जवाबदेही मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब समिति के अनुसार चश्मा वितरण के लिए निजी एजेंसी से करार होगा। जब निजी एजेंसी स्कैन किए गए मरीजों को उसके पावर के अनुरूप चश्मा प्रदान करेगी, जिसका खर्च बिहार सरकार के स्तर पर ही किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 21 अगस्त को इच्छुक निजी कंपनियों के साथ प्री बिड मीटिंग संपन्न हुई थी। यह संभावना है कि योजना जल्द ही अस्पतालों में प्रभावी कर दी जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो अब फिर बिहार के लोगों को फ्री में चश्मा मिलेगा। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले मिड डे मील को लेकर के अक्सर तरह तरह की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में मिड डे मील को लेकर के भारी बवाल हो गया, जब बात इतनी बढ़ गई कि स्कूल में तैनात सहायक शिक्षक और फिर हेडमास्टर आपस में ही भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर के मारपीट हुई। दरअसल मैनाटांड के पूर्वी पकुहवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को मिड डे मील को लेकर के भारी बवाल हो गया। स्कूल में लंच की घंटी लगी, जिसके बाद सहायक शिक्षक सुनील कुमार 3-4 अन्य शिक्षकों के साथ खाना खा रहे थे। तभी हेडमास्टर सत्येंद्र कुमार वहां पर पहुंच गए और शिक्षकों को मिड डे मील खाता देख करके भड़क गए। जब हेडमास्टरों ने बच्चों के खाने से पहले शिक्षकों द्वारा मिड डे मील खाने पर आपत्ति जताई। हेडमास्टरों ने खाना खा रहे शिक्षकों से कहा कि पहले बच्चों को मिड डे मील खाने दें, उसके बाद खाएं। इसी बात से सहायक शिक्षक सुनील कुमार आपे से बाहर हो गया और फिर हेडमास्टर के साथ मारपीट करने लगा। मारपीट में घायल हुए हेडमास्टर को आनंद फानन में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से नाराज बच्चों ने स्कूल में हंगामा शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने लेकर आए हैं। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार के लोगों को बीज डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बन करके कमाई करने का सुनहरा मौका दे रही है। इसके लिए कृषि विभाग बिहार की तरफ से एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई। किसान की मदद के साथ साथ आय भी कमा सके। यह सरकार की ये सुविधा उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है जो अपनी खुद की एक खाद बीज दुकान खोल करके अपना बिजनेस शुरू करने का विचार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार राज्य बीज निगम के जिला स्तरीय बीज वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको सरकार के कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा। आपको बता दो कि बीज डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद युवाओं की नियुक्ति कृषि विभाग के द्वारा की जाएगी। इसके लिए बिहार विभाग ने बिहार के कुछ जिलों का भी चयन किया है जहाँ के किसानों को अच्छे और फिर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता पड़ती है। इन जिलों के नाम किशनगंज, सुपौल, अररिया, सहरसा, बांका, मधेपुरा, लखीसराय, जमुई, दरभंगा और फिर जहानाबाद आदि शामिल है। अगर आप भी बीज डीलर बनकर के अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इसके लिए 17 सितंबर 2024 से पहले बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड यानी कि बिहार स्टेट सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों इन दिनों चिराग पासवान का रुख कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। जब वे मोदी सरकार के फैसले पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, वक्फ बिल, लेटरल एंट्री, आरक्षण में वर्गीकरण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर वे विपक्ष के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि बीजेपी की निगाहें एलजेपी रामविलास के सांसदों पर है। लोजपा रामविलास के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और तीनों सांसद एक एक करके बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। जहां चिराग पासवान के पास अभी भी मौका है कि उन्हें तेजस्वी का साथ छोड़ देना चाहिए। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है मुकेश रोशन का, जो कि आरजेडी के नेता है। यह आरजेडी नेता विधायक मुकेश रोशन ने आगे कहा कि चिराग पासवान अगर बिहार का विकास करना चाहते हैं तो उन्हें और फिर तेजस्वी यादव को एक साथ आना होगा। इधर 27 अगस्त को एलजेपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में चिराग पासवान के चचेरे भाई और पूर्व सांसद प्रिंस राज भी मौजूद थे। हाल ही में केंद्र सरकार के फैसले पर चिराग पासवान की असहमति के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के दौरान पशुपति पारस ने अमित शाह को भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में उनको समर्थन देना जारी रखेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने से पहले पशुपति पारस ने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से भी मुलाकात की थी। जब पशुपति पारस और फिर अमित शाह की मुलाकात पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने प्रतिक्रिया दी है। एलजेपीआर के प्रवक्ता राजेश सिंह का कहना है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से कोई भी नेता मिल सकता है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। इस मुलाकात को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। वहीं पर राजद की तरफ से भी इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि ये चिराग पासवान के लिए चिंता का विषय हो सकता है। दोस्तों बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को गृह मंत्री की तरफ से वीआईपी सुरक्षा मिली है। जब केंद्र सरकार ने बीजेपी नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को Y+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। अब सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में काम करेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है। जब पिछले दिनों बिहार बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव हुआ, जब पार्टी ने डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इससे पहले बिहार की कमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास थी। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। उनकी सीमांचल इलाके में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और वे किशनगंज में भी रहते हैं। वे पूर्णिया, अररिया और किशनगंज क्षेत्र से 3 बार के एमएलसी हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल 20 साल तक बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। इससे पहले सम्राट चौधरी 16 महीने तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, जहां उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा गया और जनवरी 2024 में राज्य की सत्ता में परिवर्तन हुआ। दोस्तों तेजस्वी यादव के 24 महीने के कार्यकाल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी बिहार में धरना प्रदर्शन करेगी। ये धरना प्रदर्शन तमाम जिलों के मुख्य चौराहों पर बने महात्मा गांधी और फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष किया जाएगा। आरजेडी ने इसे लेकर के अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। आरजेडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि देश भर में जातिगत जनगणना कराने और फिर महागठबंधन सरकार के तेजस्वी यादव के 24 महीने के कार्यकाल में बढ़ाए गए 9% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर की बिहार सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों बिहार के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह कल एमपी एमएलए कोर्ट में राम जन्म यादव की हत्या के मामले में पेशी हुए। इस दौरान अनंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जानबूझकर के मुझे फंसाया गया था, सुलह हो चुकी है और कल रिहाई होगी। उन्होंने 2 टूक अंदाज में कहा कि मुझे न्यायालय से इंसाफ मिला है, आगे मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजनीति करूंगा। इसके साथ ही अनंत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दोस्तों बिहार के सभी पंचायतों में खेल क्लब बनाया जाएगा और हर गांव के लिए अलग से प्लान बनाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है बिहार वासियों के लिए। आपको बता दूं कि बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन सितंबर से शुरू होगा। जहां इसके अंतर्गत एक और नए खेल क्लब गठित होंगे तो दूसरी ओर पुराने क्लब को भी पंजीकरण कराने की सुविधा सरकार देगी। जहां इसके लिए पोर्टल लॉन्च का हो जाएगा। जहां खेल क्लब के गठन की नियमावली बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा तैयार कर दी गई है। खेल विभाग ने इसमें कुछ बदलाव के दिशा निर्देश दिए हैं जिसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। खेल क्लबों की देख रेख में संबंधित गतिविधियां संचालित होगी। आपको बता दें कि बिहार में स्पोर्ट एक्टिविटी को लेकर के नीतीश सरकार गंभीर है। जब पिछले 1-2 वर्षों में खेल के विकास को लेकर के राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जो इसी क्रम में खेल क्लब के अलावा मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना लागू की है। इसके तहत एसडी और फिर एसडीपीओ स्तर तक नौकरी खिलाड़ियों को देने का प्रावधान है। जहाँ राज्य के खिलाड़ियों को बड़ी संख्या में इसके तहत नौकरी भी मिली है। जनवरी 2024 में खेल का अलग विभाग बना, उसके बाद खेल विश्वविद्यालय का गठन हुआ और आज खेल परिसर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण किया है।
दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर खुल करके बात की है। उन्होंने कहा है कि कोई यहाँ रहना नहीं चाहता है। बिहार में अच्छे से अच्छे अधिकारी बिहार में रहना नहीं चाहता है, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। जब अभी उनका कार्यकाल बाकी था आरएस भट्टी का, बल्कि स्टेट का डीजीपी कई गुना सीआरएफ के डीजी से ताकतवर होता है। जब किसी को अगर कोई चॉइस डीजीपी बनना है तो फिर वह प्रेशर करता है कि स्टेट का डीजीपी बने। जब पहले भी वे केंद्र में थे तो फिर उन्हें यहाँ पर काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर को देखना था। लेकिन पूरे बिहार में जो माहौल है, यहाँ पर कुछ जो आईएएस हैं वे आईएएस लोगों को दबा करके रखना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में पूरी तरीके से आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर पोस्टिंग नीलाम किया जाता है। जो सबसे अधिक नीलामी में भागीदार होगा उसकी अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार के राज में मिलेगी। जहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ पर खुली नीलामी होती है, ये सब जानते हैं, इसलिए जो अच्छा अधिकारी है वह रहना नहीं चाहते। यहाँ माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है। ये सारी चीज़ है जिससे कोई भी अधिकारी यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। जब बाढ़ की चपेट में आने से कई लोगों की जान जा चुकी है। खराब मौसम, तेज बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल बंद हो गए हैं। जब बच्चों और फिर अध्यापकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। इस फहरिस्त में बिहार और फिर गुजरात के कई जिलों के नाम शामिल है। जब बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जब पटना प्रशासन ने गाँव के 76 स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि विद्यार्थियों और फिर अध्यापकों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। हाल ही में गंगा नदी में गिरने की वजह से एक स्कूल टीचर की जान चली गई थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने स्कूल खोलने या फिर बंद कर रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी। दोस्तों, बिहार के पटना में मौसम 30 अगस्त से 4 सितंबर तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार औरंगाबाद और अरवल, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ में बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं पर पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पटना, गया, नवादा, बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और जहानाबाद स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं पर वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा इन जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं पर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है। वहीं पर किसानों को खेत में जाने से बचने की सलाह दी है। वहीं पर बिहार के नालंदा में जेआरआन नदी उफान पर है। अचानक जेआरआन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और ज्यादा कैसे सुधारा जा सके, इसको लेकर के विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक्शन में दिख रहे हैं। या खुद ही जाकर के कई स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और फिर व्यवस्था को भी देख रहे हैं। जो साथ ही साथ सुधार के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर रहे हैं। जब शिक्षक कैसे समय पर आए, इसके लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल स्कूलों में सही ढंग से पठन पाठन हो, नियमित समय से स्कूल चले, बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो, इसको लेकर के ये सिद्धार्थ ने 8000 कर्मियों का जांच दल तैयार किया है। जांच दल स्कूलों में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था और फिर पठन पाठन में अगर कहीं भी कोई भी कमी हो रही है तो फिर उसे दूर करेंगे। जो दूर लायक नहीं है उसे ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर डाल करके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। जारी निर्देश में कहा गया है कि 8000 कर्मी बिहार के सभी सरकारी स्कूलों का अनुकरण करेंगे। एक कर्मी को 3 महीने के लिए 10 से 15 विद्यालय आवंटित होंगे। ये कर्मी इन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और फिर व्यवस्था देखेंगे। यह स्कूलों में जाकर के वहां की कमियों के बारे में जानकारी लेंगे और प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक के साथ स्कूल के सही संचालन पर विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, भाजपा ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सदस्यता अभियान के लिए भाजपा ने गांव-गांव का दौरा शुरू कर दिया है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 6 सितंबर को पटना आएंगे, जब वे बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर कई अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भाजपा नेताओं से मुलाकात करके चुनाव की तैयारी का जायजा लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर कई अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले पटना के आईजीआईएमएस में नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। आईजीआईएमएस में एक बड़ा नेत्र अस्पताल बनाया गया है। जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे दरभंगा, भागलपुर, गया और फिर मुजफ्फरपुर में बने सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचने के बाद जेपी नड्डा सरकारी कार्यक्रम के तहत अस्पतालों का उद्घाटन करने के बाद भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत सभी सांसद और फिर विधायक मौजूद रहेंगे।
दोस्तों, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बीच आरजेडी के विधायक सुदय यादव की पत्नी से अज्ञात लुटेरों ने सोने की चैन छीन ली है और फरार हो गए। यह घटना तब घटी जब विधायक की पत्नी सुबह अपने आवास से बाहर टहलने निकली थी। जी हाँ, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि आरजेडी के विधायक सुदय यादव की पत्नी रिंकी देवी अन्य दिनों की तरह ही सुबह सचिवालय थाना क्षेत्र के अटल पथ पर टहल रही थी। तभी एक बाइक सवार होकर के दो युवक पहुंचे और फिर उनके गले से सोने की चैन झपट्टा मार करके फरार हो गए। जब थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची विधायक की पत्नी ने ये जरूर कहा कि पटना सुरक्षित है। उन्होंने बताया है कि वे प्रतिदिन टहलने निकलती है और आज भी टहलने निकली थी, तभी ये घटना हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि उस समय वहाँ पर पुलिस का पेट्रोलिंग वाहन थी। उससे दूर कुछ निकलने के बाद बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान उनके गले में खरोंच भी आ गई है। दोस्तों, देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर के एक बार फिर से जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब कौन लोग किस रूप से बोलते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश का संविधान वक्फ बोर्ड की भी इजाजत देता है। इस तरह जेडीयू ने अपने बयान के जरिए बार बार इस बात की हिदायत दी है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन तमाम बारीकियों को देखने और फिर समझने के बाद ही किया जाए। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि देश के संविधान के तहत कार्यकारी आदेश से विभिन्न संस्थाएं, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग हो, वक्फ बोर्ड हो, राज्य के अंदर में सांस्कृतिक शिक्षा बोर्ड हो, ये तमाम धार्मिक न्याय बोर्ड हो, ये तमाम विहित अधिकार के तहत सरकार को प्रदत्त है। इसके तहत ये अधिकार प्राप्त है। कौन क्या कहता है ये नहीं पता, लेकिन संविधान सांस्कृतिक बोर्ड और फिर धार्मिक न्याय बोर्ड की भी इजाजत देता है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 1670 एकड़ जमीन पर औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है, जिसमें बिहार के गया जिले के डोभी में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाने की स्वीकृति मिली है। आपको बता दूं कि इस औद्योगिक पार्क में 100 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी, जिससे बिहार के लोगों को बड़ी स्तर पर यहां रोजगार मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। दरअसल गया में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से विदेशों तक निर्यात किया जाएगा। जहाँ गया रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी से भी जुड़ी है। जब सरकार के इस फैसले से गया के साथ जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास, अरवल आदि जिलों में जमीन की कीमतें बढ़ेगी। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमीन सर्वे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लोगों से जमीन के कागजात मांगे जा रहे हैं। ऐसे में आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन की मामूली मालगुजारी रसीद निकाल सकते हैं। यह खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के लगान को जमा करने तथा मालगुजारी रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए आपको बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करना होगा। ये वेबसाइट है www.bhumibihar.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के भू लगान के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिला का नाम, हल्का का नाम, मौजा का नाम, भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान आदि की जानकारी भर करके सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपको पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और ऑनलाइन के द्वारा जमीन के लगान को जमा करके मालगुजारी रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत जमीन सर्वे के लिए संपत्ति बंटवारे के 8 जरूरी दस्तावेज देने होंगे। अगर किसी के पास ये दस्तावेज नहीं है तो फिर अंचल कार्यालय से दुरुस्त करा लें। आपको बता दूं कि यदि आपने अपनी सहमति से बंटवारा किया है तो फिर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपनी जमीन के बंटवारे का विवरण लिखा होना चाहिए। वहीं पर लगान रसीद की छाया प्रति लगेंगे। जहाँ ये रसीद संबंधित मौजा के राजस्व कर्मी द्वारा जारी की जाती है। आप ऑनलाइन के द्वारा भी इसे निकाल सकते हैं। वहीं पर केवला खतियान, जहाँ केवला रजिस्ट्री कार्यालय से जारी होता है, जबकि खतियान एक वैध कागजात होता है जो कि राजस्व विभाग जारी करता है। वहीं पर वंशावली, वहीं पर बिहार में जमीन सर्वे के लिए वंशावली अनिवार्य है। ये जमीन मालिक के वारिसों जैसे कि पुत्र, पुत्री, पोता, पोती आदि की सूची करता है। वहीं पर जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर जमीन के वैध धारक रैयत की मृत्यु हो जाती है तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी होगा, इसलिए आप इसे भी तैयार कर लें। वहीं पर सभी हिस्सेदारों की सहमति, जहाँ बंटवारे के लिए सभी हिस्सेदार
हिस्सेदारों की लिखित सहमति होना जरूरी है, इसे सर्वे में शामिल किया जाएगा। वहीं पर एसडीएम कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र, जी हाँ, सभी हिस्सेदारों को एसडीएम कार्यालय से शपथ पत्र लेना होगा, इसे सर्वे के दौरान जमा कर सकते हैं। वहीं पर आधार कार्ड, जमीन सर्वे में सभी हिस्सेदारों का आधार कार्ड जरूरी होगा, साथ ही साथ सबको मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। दोस्तों, बिहार में मछली पालन का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के मछली पालकों को कई तरीके के लाभ प्रदान कर रही है, जिसके कारण बिहार में मछली पालन का बिजनेस बड़े स्तर पर फैल रहा है। खबर के अनुसार पशु एवं मत्स्य संशोधन मंत्री रेणु देवी ने विभागीय अधिकारियों को मछली उत्पादन बढ़ा करके वार्षिक लक्ष्य 12 लाख टन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मछली पालन करने के लिए गरीबों को आर्थिक मदद करने का भी आदेश दिया है। वहीं पर मंत्री रेणु देवी ने कहा कि जिस तरह से कृषि कार्य के लिए बिजली दर कम लगती है, उस तरह से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि मछली पालन और फिर पशुपालन के लिए बिजली दर में भी छूट मिले। इसके लिए जल्द ही प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। फिलहाल बिहार में मत्स्य पालन के लिए नया तालाब खुदवाने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को भी 50% तक अनुदान दिया जाता है, जबकि SC/ST वर्ग के किसानों को 70% तक अनुदान मिलता है। एक किसान को 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम 7 लाख रुपए तक अनुदान मिलता है। दोस्तों, किशनगंज में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ AIMIM ने आज बड़ी बैठक की है। इस बैठक में AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस बिल के जरिए हिंदू मुस्लिम में टकराव पैदा करना चाहती है सरकार। किशनगंज शहर के अंतर्गत स्थित मदरसा अंजुमन इस्लामिया में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरुद्ध आक्रोश गोष्ठी की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह अमोर विधायक अख्तरुल ईमान भी मौजूद थे। इस दौरान AIMIM के जिला महासचिव राहिल और फिर मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष गुलाम हसनैन ने बताया है कि वक्फ के जमीन में हो रहे अवैध रूप से कब्जे को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार दोषी है। वहीं वक्फ के बजटिंग को लेकर के केंद्र सरकार को ऐसे बजट को आम जनों के हवाले करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से अच्छा बजट आम जन बना करके दिखाएगा। इस दौरान अख्तरुल ईमान ने कहा कि ये मुल्क सेक्युलर है, इस मुल्क का कोई भी धर्म नहीं है। अपने आस्था का पालन और फिर दूसरे के आस्था का आदर करना हमारे लिए लाजिम है। जब पिछले दिनों रामगिरी महाराज ने हमारे नबी खुदा के भेजे हुए नबी के साथ गुस्ताखी की है, जब मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये मुल्क के कानून तोड़ा है और फिर मुल्क के करोड़ों मुसलमान के दिल को तोड़ने का काम किया है। वक्फ बोर्ड जो मोदी सरकार ने पेश किया, इस पर हम लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि नीतीश जी इस बात पर यकीन दिलाएं कि वे बीजेपी के एजेंट पर नहीं है। क्या JPC में आपका मेंबर बीजेपी का हिमायत करेगा या फिर वक्फ बिल के मुखालिफत करेगा? यह उनके लिए इम्तिहान है। या हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमारी मस्जिदें तोड़ी गई है, जवानों के सीने पर गोलियां चलाई गई है, हमारी शरीयत पर हमला हुआ है। जहां अगर इस बिल को पास कर दिया गया तो फिर हमारी हर एक मस्जिद बाबरी मस्जिद बन जाएगी, जहां हमारी कब्रिस्तान नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं मोदी हुकूमत इस बिल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव पैदा करना चाहती है। अख्तरुल ईमान ने आगे कोलकाता वाले मामले पर कहा कि दिल्ली में सरकार को दर्द और फिर शर्म आ रही है और उत्तराखंड में जुई भी नहीं रेंगती है, इसलिए कोलकाता वाले मामले पर उनको हमदर्दी नहीं है, बस ये सत्ता की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये कहना है अख्तरुल ईमान का। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी किशनगंज सोनो स्कैन में अपना सिटी स्कैन कराने जाते हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि एक व्यक्ति ने गलत सिटी स्कैन रिपोर्ट देने का आरोप लगाया है। यह सोनो स्कैन में किशनगंज जो कल्टेक्स चौक में इसका डायग्नोस्टिक सेंटर है, इस सेंटर में गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप लगाया गया है। दरअसल पूरा मामला 2 अलग अलग सेंटर पर करवाए गए सिटी स्कैन में अलग अलग रिपोर्ट आने से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, सोनो स्कैन का ये क्या मामला है, हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। खबर के बारे में अगर बात किया जाए तो दरअसल पूरा मामला 2 अलग अलग सेंटर से जुड़ा हुआ है। सेंटर में किए गए सिटी स्कैन में अलग अलग रिपोर्ट आने से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मरीज के परिजन सूरज कुमार सिन्हा ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने 2022 के मार्च महीने में ओवरी का सिटी स्कैन कराया था, जिसमें राइट साइड में समस्या बताया गया। उसके बाद फिर से मई 2023 में सिटी स्कैन करवाया तो फिर उस समय भी दाहिने तरफ ही समस्या बताया गया और उसी रिपोर्ट के आधार पर इलाज कराया जा रहा था। लेकिन जब मरीज ने कहा कि उनके बाईं तरफ दर्द है तो
फिर चिकित्सकों की सलाह पर दूसरे जगह सिटी स्कैन करवाने पर बाएं तरफ समस्या बताई गई। वहीं पर जब चिकित्सक की सलाह पर बीते 23 अगस्त को फिर से सोनो स्कैन में जब सिटी स्कैन करवाया गया तो फिर उस समय लेफ्ट साइड में समस्या बताई गई। जब पीड़ित सूरज सिन्हा ने सिविल सर्जन को बुधवार को आवेदन देते हुए कहा कि मरीज की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे डॉक्टर मनीष कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं पर डॉक्टर मनीष से जब बात की गई तो उन्होंने एक बार फिर से मरीज को देखने की बात कही है। इस पर सिविल सर्जन के द्वारा जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आपको बता दूं कि जब केडीबी लाइव की टीम ने भी मनीष से डॉक्टर मनीष से संपर्क साधने की कोशिश की तो डॉक्टर मनीष का कहना है कि आप मरीज से जाकर के दोबारा पूछ लीजिए क्या हुआ है। साथ ही साथ डॉक्टर मनीष से जब पूछा गया है कि आप इसके बारे में कुछ अपनी राय दे रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं केडीबी लाइव में, तो डॉक्टर मनीष का कहना है कि नहीं, मैं नहीं रखना चाहता हूं। यानी कि सीधे सीधे डॉक्टर मनीष अपना पक्ष रखने से मना कर दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।